नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नातेदारी या किनशिप के ऊपर चर्चा करेंगे कि नातेदारी का क्या अर्थ है, नातेदारी कितने प्रकार की होती है, इसकी क्या श्रेणियां है, नातेदारी की रीतियां क्या है। इन सब को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। परिवार और विवाह की तरह ही नातेदारी भी एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। मानव समाज में अकेला नहीं होता, उसका संबंध एक से अधिक व्यक्तियों से होता है, परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो कि विवाह बंधन और रक्त संबंध के आधार पर उस व्यक्ति से संबंधित होते हैं। व्यक्ति अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों पर निर्भर होता है, किंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होते हैं जिनका एक व्यक्ति से विवाह अथवा रक्त संबंध होता है। यह संबंध अंतःक्रिया के परिणाम है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संबंधों की वो व्यवस्था जिसके अंतर्गत कुछ सामाजिक नियम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से विवाह अथवा रक्त के द्वारा जोड़ते हैं, उसे नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। यानी विवाह और रक्त के द्वारा जब एक व्यक्ति कुछ सामाजिक नियमों के अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों से जुड़ता है, तो ये जो जुड़ने की प्रक्रिया है और उससे जो उत्पन्न व्यवस्था है वो नातेदारी कहलाती है। नातेदारी का समाज में बहुत महत्व है। हम चाहे आदिम समाजों की बात करें, चाहे आधुनिक समाजों की बात करें, समाजीकरण की प्रक्रिया में और जीवन के मूलभूत तथ्यों के साथ मानव व्यवहार का जो अध्ययन है उसमें भी नातेदारी का महत्व है। और जीवन के मूलभूत तथ्यों के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन ही नातेदारी का अध्ययन माना जाता है। मनुष्य जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में विवाह के आधार पर बने सामाजिक संबंध स्थायी और घनिष्ठ होते हैं। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, इन्हें हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जहाँ तक नातेदारी के उद्देश्यों की बात है, तो नातेदारी के मुख्य उद्देश्य समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया और सामाजिक अंतःक्रिया की जो प्रक्रिया है उसको एक दिशा देना नातेदारी का उद्देश्य है। समाज में सततता इससे बनी रहती है। नातेदारी के अर्थ और परिभाषा की अगर बात करें तो रक्त और विवाह से संबंधित व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों और संबोधनों की जो व्यवस्था है, जो इन संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनके सामाजिक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराती है, उसे ही नातेदारी कहा जाता है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने नातेदारी को अपने अपने हिसाब से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप का आधार है। हॉबल के अनुसार नातेदारी व्यवस्था परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल प्रथाएं हैं जो संबंधियों के व्यवहारों को संचालित करती है। लीवी स्ट्रॉस के अनुसार नातेदारी व्यवस्था वंश अथवा रक्त संबंधी कर्म विषयक सूत्रों से निर्मित नहीं होती जो कि व्यक्ति को मिलती है। यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है। यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है, वास्तविक स्थिति का स्वतः विकास नहीं है। इनका मानना है कि यह रक्त संबंधों पर आधारित नहीं है, इसमें समाज की मान्यता अत्यावश्यक है। एक पुरुष और स्त्री के बिना विवाह की संतानोत्पत्ति हो सकती है, परंतु समाज की मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण स्त्री पुरुष पति पत्नी नहीं कहलाएंगे और उनसे उत्पन्न संतान भी अवैध कहलाएगी। तो इस प्रकार इन्होंने नातेदारी में जो सामाजिक मान्यता है उसको नातेदारी का मूल माना है या उसकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना है। मजूमदार और मदान ने लिखा है कि सभी समाजों में मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों द्वारा आपस में समूह में बंधे हुए होते हैं। इन बंधनों में सबसे अधिक सार्वभौमिक तथा आधारभूत जो बंधन है वो
वह है जो संतानोत्पत्ति पर आधारित होता है। संतानोत्पत्ति मानव की स्वाभाविक इच्छा है और इससे निर्मित वे बंधन नातेदारी कहलाते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नातेदारी व्यवस्था है वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक व्यवस्था है जो मानव चेतना में विद्यमान होती है। यह विवाह मान्य संबंध तथा वंशावलियों के द्वारा निर्धारित होती है। नातेदारी की अगर हम प्रकार की बात करें तो इसके अर्थ और परिभाषा से इसके प्रकार अपने आप में स्पष्ट होते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी। जहाँ तक रक्त संबंधी नातेदारी की बात है तो इसके अंतर्गत वे सभी आते हैं जो समान रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं अथवा जिनमें समान रक्त होने की संभावना की जाती है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बुआ चाचा आदि रक्त संबंधी हैं। रक्त संबंधियों के बीच वास्तविक रक्त संबंध होना आवश्यक नहीं है। इनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकता है, जैसे कि गोद लेने के बाद में जो रिश्तेदार बनते हैं वो। विवाह संबंधी नातेदार, यह पति पत्नी के यौन संबंधों पर आधारित है अथवा यह नातेदारी संबंध उन व्यक्तियों के बीच स्थापित होते हैं जो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनका वैवाहिक संबंध सामाजिक या कानूनी आधार पर मान्य होना चाहिए। इसे विवाह संबंधी नातेदारी कहते हैं। विवाह पश्चात एक पुरुष केवल एक पति ही नहीं बनता बल्कि बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, मौसा, साडू आदि भी बनता है। उसी प्रकार स्त्री भी विवाह के पश्चात पत्नी के अलावा पुत्र वधू, भाभी, देवरानी, जेठानी, चाची, मासी, सलज आदि भी बन जाती है। विवाह के द्वारा 2 व्यक्ति अथवा 2 परिवार और उनके सदस्य परस्पर संबंधों में बंध जाते हैं। तो जैसे दामाद, ससुर, पति पत्नी, जीजा, साला, मामा, भांजा, ससुर, पुत्र वधू, देवर, भाभी, चाची, भतीजा, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी आदि। इस प्रकार से विवाह द्वारा संबद्ध समस्त संबंधियों या नातेदारी को विवाह संबंधी नातेदारी कहते हैं। जहाँ तक नातेदारी की श्रेणियों की बात है, ये 3 श्रेणियाँ होती है: प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी जो है वो नातेदारी प्राथमिक नातेदारी कहलाती है जिनमें व्यक्तियों के बीच रक्त अथवा विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होता है। उन्हें एक दूसरे का प्राथमिक नातेदार कहा जाता है। मुर्डोक ने बताया एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, जिनमें 7 रक्त संबंधी तथा 1 विवाह संबंधी होता है। पिता पुत्र, पति पुत्री, माता पिता, माता पुत्री, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, ये सभी रक्त संबंधी हैं, जबकि पति पत्नी विवाह संबंधी है। यानी समझने के लिए प्राथमिक नातेदार वो नातेदार होते हैं जिनमें एक दूसरे के साथ सीधा संबंध होता है। द्वितीयक नातेदार वे नातेदार होते हैं जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति की पत्नी है, वो उसकी प्राथमिक नातेदार है, पर जो पत्नी का भाई है वो पत्नी का तो प्राथमिक नातेदार है, पर पति का साला है तो द्वितीयक नातेदार हो गया। प्राथमिक नातेदार जिनसे हमारा सीधा प्रत्यक्ष संबंध होता है, वो विवाह के द्वारा हो या रक्त के द्वारा हो। और द्वितीयक वो हो गए जो हमारे जो प्राथमिक संबंधी है उनके प्राथमिक होते हैं, वो हमारे द्वितीयक हो गए। एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि पिता प्राथमिक है, और वो पिता का पिता है तो वो पिता का तो प्राथमिक हो गया और उस पुत्र का द्वितीयक हो गया। तृतीयक संबंधी वो जो व्यक्ति हमारे द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं, वो हमारे तृतीयक नातेदार हो जाते हैं। जैसे कि साले की पत्नी होती है, साला द्वितीयक नातेदार है और उसकी जो पत्नी है वो उस साले की प्राथमिक नातेदार है, तो वो एक व्यक्ति के लिए तृतीयक नातेदार होगी। जैसे पिता तथा माता की सभी बहनें हमारी द्वितीयक नातेदार होंगी, जबकि उन बहनों के सभी बच्चों से हमारे संबंध तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आएंगे। प्राथमिक वो जिनसे सीधा संबंध हो, द्वितीयक वो जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक हो, और तृतीयक वो जो हमारे द्वितीयक के प्राथमिक हो। तो ये नातेदारी की 3 श्रेणियां हैं। अब जहाँ तक नातेदारी की रीतियों की बात करें तो जो व्यक्ति हमसे रक्त या विवाह के द्वारा संबंधित होते हैं उन सभी से हमारे व्यवहार एक जैसे नहीं होते। जैसे नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों का समावेश होता है। इन व्यवहार प्रतिमानों के विषय में जो नियम होते हैं या रीतियाँ होती हैं उन्हें हम नातेदारी की रीतियाँ
कहते हैं। नातेदारी की अगर रीतियों की बात करें तो इसमें एक तो है परिहार या विमुखता, अवॉइडेंस जिसको कहते हैं। शाब्दिक रूप से परिहार का अर्थ है दूर रहना अथवा बचना। इसका अर्थ है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतें, एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करें। परिहार संबंधी रीतियां कुछ विशेष नातेदारों को इस बात का निर्देश देती है कि वे एक दूसरे से कुछ दूर रहें और जहाँ तक हो एक दूसरे का नाम न लें। कभी कभी तो वे संबंधी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, बातचीत भी नहीं कर सकते, आमने सामने नहीं आ सकते। पुत्र वधू और सास ससुर के बीच किसी न किसी प्रकार का परिहार लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। भारतीय समाज में बहू से यह आशा की जाती है कि वह अपने पति के पिता यानी ससुर तथा बड़े भाइयों तथा वयोवृद्ध संबंधी के सम्मुख बिना पर्दे के न जाए, और ससुर तथा ज्येष्ठ भाइयों से भी आशा की जाती है कि जहाँ तक हो सके वे बहू से बात करने के अवसर टालते रहें। कई समाजों में सास अपने दामाद से घूंघट निकालती है और उससे बात तक नहीं करती है। कई समाजों में भाई बहन परस्पर परिहार का पालन करते हैं। जिन संबंधियों में परिहार अथवा विमुखता के संबंध पाए जाते हैं उनमें से प्रमुख इस प्रकार है: सास दामाद परिहार, ससुर दामाद परिहार, ससुर पुत्र वधू परिहार, ससुर दामाद परिहार, ज्येष्ठ एवं छोटे भाई की पत्नी के बीच परिहार, स्त्री के पति का पत्नी की बड़ी बहन से परिहार। भारत की भील जनजाति में बहू और ससुर की इतनी अधिक दूरी रखी जाती है कि वो बिना किसी मध्यस्थ के आपस में कोई बातचीत नहीं कर सकते। टाइलर का मत है कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मातृसत्तात्मक था और ऐसे परिवार में दामाद बाहर का व्यक्ति होने से एक अपरिचित व्यक्ति था। अतः जब वह अपनी पत्नी के साथ प्रतिबंधित व्यवहारों का पालन करना पड़ता था। पितृसत्तात्मक परिवार में सास ससुर वधू परिवार भी इसी तरह पनपे। लोवी ने परिहार को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण एवं मूल्यों की उपज बताया है और उसके प्रभाव से घर के सदस्यों को बचाने के लिए परिहार संबंध पनपे हैं। फिजर का मानना है कि परिहार संबंध यौन संबंध को नियंत्रित करने तथा निकट साहचर्य को रोकने के लिए पनपे हैं। दूसरे प्रकार के जो संबंध है वो उसके उलट है, इन्हें हम बोलते हैं परिहास या हंसी मजाक के संबंध। ब्राउन के अनुसार परिहास संबंध दो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाला वह संबंध है जिनमें एक पक्ष को प्रथा द्वारा यह छूट दी जाती है और कभी कभी दोनों पक्षों से यह आशा की जाती है कि वह एक दूसरे से हंसी मजाक करें, उन्हें तंग करें, लेकिन दूसरा पक्ष उसका बुरा न माने। नातेदारी की रीतियों में परिहास संबंध परिहार का बिल्कुल विपरीत रूप है। परिहास दो रिश्तेदारों में परस्पर निकटता लाता है। निश्चित अर्थ में यह दो व्यक्तियों को मधुर संपर्क सूत्र में बांधता है और उन दोनों के एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने का अधिकार देता है। देवर भाभी, जीजा साली, ननंद भाभी, मामा भांजा, चाचा भतीजा आदि के बीच विभिन्न समूह में पाए जाने वाले मधुर संबंध परिहास संबंध के उदाहरण हैं। ये एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, सबके सामने एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयत्न करते हैं। हंसी मजाक त्योहारों के दिनों में बहुत बढ़ जाता है। हिंदुओं में होली का त्यौहार इस मामले में उल्लेखनीय है। रेडक्लिफ ब्राउन परिहास संबंधों को एक ऐसी मित्रता का प्रतीक मानते हैं जिसमें पशुतापूर्ण व्यवहार के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपसी गाली गलौज, एक दूसरे के साथ मारपीट आदि दिखावटी शत्रुता है। मामा भांजे में परिहास संबंध को विवाह से संबंधित कुलों के बीच संभाव वैमनस्य को मिटाने का एक साधन माना गया है। अब इसी संबंध में जो है हम मातुल्य की भी चर्चा करेंगे। जिन समाजों में पिता की तुलना में माता के अधिकारों और शक्ति की प्रधानता होती है उनमें मातुल्य संबंध जो है वे पाए जाते हैं। मातुल्य संबंध प्राय मातृसत्तात्मक समाजों में पाया जाता है। अनेक समाजों में पिता के स्थान पर मामा की प्रधानता होती है। होबल ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि माता के भाई यानी मामा और बहन की संतानों भांजा भांजी के बीच संबंधों की जटिलता मातुल्य कहलाती है। जिन परिवारों में संपत्ति पिता के स्थान पर मामा के पास होती है, भांजे भांजी मामा के संरक्षण में रहते हैं। संपत्ति मामा से भांजे को हस्तांतरित की जाती है और भांजे के पिता की बजाय मामा के लिए कार्य करते और भांजे पिता की बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं। मातुल्य संबंध के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे होपी और जूनी जनजाति में लड़के के विवाह योग्य होने पर मामा द्वारा उसका विवाह किया जाता है। नातेदारी की रीतियों में एक और चीज़ है माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन या अनुनामिता नातेदारी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण रीति है। अनेक समाजों में ऐसे नियम है जहाँ संबंधी को उसके नाम से पुकारना मना है। उसे संबोधित करने के लिए व्यक्ति किसी और संबंधी का मध्यम बनाकर पुकारता है, इसलिए उसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। इस कारण पत्नी अपने पति को संबोधन करने के लिए अपने पुत्र या अन्य को माध्यम बना लेती है और उसी के संबंध नाम से पति को पुकारती है, जैसे अमुक के पिताजी या अमुक की माँ आदि।
तो इसे हम माध्यमिक संबोधन कहते हैं। नातेदारी की रीतियों में एक और महत्वपूर्ण रीति है पितृस्वर्षे। पितृस्वर्षे जो है वो मातुलेय के विपरीत संबंध होते हैं। जैसे मातुलेय में जो मामा होता है उसकी केंद्रीय भूमिका होती है, यहाँ बुआ की केंद्रीय भूमिका होती है। इनमें जो स्थान मामा का मातुलेय समाजों में होता है वही स्थान बुआ का पितृस्वर्षीय समाज में होता है। पितृस्वर्षीय संबंधों के उदाहरण अनेक समाजों में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर रिवर्स ने बेक्सी द्वीप में इस प्रथा का प्रचलन पाया। वहाँ बुआ ही भतीजे के लिए वधू ढूंढती है, भतीजा माँ से अधिक बुआ का सम्मान करता है, वही बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। भारतीय समाज की टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण बुआ करती है। इस प्रथा के बारे में चेपल तथा कून का मानना है कि पितृस्वर्षीय संबंध उन नातेदारों में पारस्परिक सामाजिक अंत्यक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रचलित है जिनमें विवाह के बाद अंत्यक्रिया के समाप्त हो जाने या शिथिल हो जाने की संभावना रहती है। एक रीति है सहकष्टी या सहप्रसविता। हॉबल के अनुसार यह एक रीति है जिसमें पत्नी के जब संतान होती है तब पति बिस्तर पर ऐसे लेट जाता है मानो उसके भी बच्चा हुआ है। इस प्रथा के अंतर्गत जब पत्नी की संतान होने वाली हो तब पुरुष को उन सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है। पति अपनी पत्नी की तरह से उसी कमरे में उसके साथ रहता है। प्रसव पीड़ा के कारण पत्नी जब चिल्लाती है तो पति भी चिल्लाता है। भारत में खासी व टोडा जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। एक खासी पति को पत्नी की तरह नदी पार करने, कपड़े धोने की उस समय तक मनाही ही रहती है जब तक कि संतान होने के बाद देवी देवताओं की पूजा नहीं कर ली जाती है। मेलिनोफ्स्की का मानना है कि ये एक तरह की सामाजिक क्रिया है जिसका उद्देश्य पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों को घनिष्ठ बनाना है तथा पैतृक प्रेम को प्राप्त करना है। उन्होंने इसे सहकष्टी या सहप्रसविता को इस दृष्टि से एक जरूरी रीति माना है। कुछ विद्वान इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। मेलिनोफ्स्की की व्याख्या है, ये भी एक वैज्ञानिक व्याख्या है। उनकी मान्यता है कि इससे पति पत्नी में परस्पर प्रेम का विकास होता है। कुछ जनजाति में इसका कारण माता पिता पर प्रतिबंध लगाकर उनको जादू टोने के बुरे प्रभाव से बचाना है। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो नातेदारी व्यवस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख सामाजिक संस्था रही है जो अपने विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के जरिए व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़े रखती है। नातेदारी के प्रत्येक समाज में बहुत महत्व है। संगमन, गर्भावस्था, पितृत्व, समाजीकरण, सहोदरता आदि जीवन के मूलभूत तथ्यों के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन नातेदारी का अध्ययन है। नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक व्यवस्था है जो मानव चेतना में विद्यमान होती है। यह विवाह मान्य संबंध तथा वंशावलियों के द्वारा निर्धारित होती है। तो इस प्रकार हमने नातेदारी का अध्ययन किया जो कि सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है, समाज में सततता को बनाए रखती है और सामाजिक संबंधों को, अंत्यक्रियाओं को नियंत्रित करती है और व्यक्ति के सामाजिकरण में नातेदारी का प्रमुख योगदान है। अब हम अगले लेक्चर में जाति के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।